अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान को सुबह सवेरे गुड मॉर्निंग कहेंगे। और आज मेरी बड़ी क्लास ली गई है, बड़ी खिंचाई हुई है सुबह सुबह। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था इस लड़के के साथ, क्यों हुआ है अफशीन बताइए। मतलब ये कि आज मैंने देखा सुबह सुबह बिलाल आ रहे ट्रैक सूट में। मैंने कहा हाँ ठीक है बिलाल, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग शो हम कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक सूट यार मतलब मैं मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन खैर सर्दियाँ हैं, सही है, मौके का फ़ायदा सुबह उठाएं। सुबह दौड़ना बहुत जरूरी है, ये बात बहुत भागना अच्छी बहुत थी जरूरी है, वॉक और करना यही बहुत जरूरी है। मोटिवेशन है आई थिंक। और मैंने कहा क्यों ना आज अपने सारे व्यूवर्स को जो इतना मोहब्बत करते हैं, खासतौर पर खवातीन अम्माएं जो है वो सबसे ज़्यादा देख रही होती हैं और अम्माओं की बेटियां भी देख रही होती हैं, तो वो उनके लिए भाई आज मैंने खास तौर पे बड़े बूढ़ों के लिए ना कहा कि भाई आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ना मायूस ना हो। कोई किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में है ना, ज़िंदगी में सुबह सुबह उठकर चलना फिरना शुरू कर दें, दौड़ना शुरू कर दें। सुबह जो दौड़ लगाएंगे ना, रात तक आप दौड़ते रहेंगे, रात तक आप थकेंगे नहीं। तो आज मैंने कहा ये दौड़ते हुए मैं सीधा जो है वो यार अपने पार्क से आ रहा था, आप ट्रैक लोग से तो सीधा यहीं आ गया पहन के अच्छा, ट्रैक सूट। हम लोगों का क्योंकि पार्क या ट्रैक ऐसा कोई नहीं है, हम तो सिंपल रोड पे चल सकते हैं। लेकिन हाँ, एज बीइंग वुमन यूं कर सकते हैं, हम कि ब्रिस्क वॉक करें, जल्दी जल्दी चले, तेज स्टेप्स लेकर, ताकि एटलीस्ट अगर आप दौड़ नहीं सकते, आपके पास कोई जगह या सहूलत मौजूद नहीं है, तो एटलीस्ट आप तेज़ तेज़ कदमों से चलें। बहुत पहले गाड़ी से उतर के अपने ऑफिस तक के जाने से पहले इतनी तो वॉक ज़रूरी है भाई। थोड़ी सी स्टेयर्स भी चढ़ लें तो कोई मुज़ायका वो नहीं है। आपने एक मूवी देखी है, उस मूवी के अंदर एक डायलॉग था 70 मिनट। तो वो 70 मिनट वाले डायलॉग में अगर दौड़ नहीं सकते तो चलना सीख लो, अगर चल नहीं सकते तो रिसना सीख लो, अगर रिसना नहीं सीखते तो रेंगना सीख लो, लेकिन रुकना ना सीखो। तो आज का भी पैगाम ये कि रुकिए मत, चलते रहिए, दौड़ते रहिए, मुस्कुराहटे बिखेरते रहिए और चेहरे के ऊपर अपने एक प्यारी सी क्यूट सी स्माइल रख के काम करते रहिए। और आज की बड़ी मजेदार सी अच्छी सी बात है, डॉक्टर अफशीन बताएंगी ख्वाबों के बारे में कुछ बता रही हैं। आप ख्वाबों का भी हाल बताती हैं मुझे लगता है। नहीं, ख्वाब तो सिंपल यार, ये इट्स ऑल वेरी इमेजिनेटिव थिंग्स के अगर आप ख्वाब की बात करें तो ख्वाब देखना इंसानी ज़िंदगी की ज़ाहिर एक खूबसूरत सी सलाहियत है जो इंसान को अक्सर बुलंदियों की तरफ भी ले जाती है। और हर इंसान के दिल में एक नई ख्वाहिश ज़रूर ख्वाब बनकर छुपी होती है। जो कहते हैं ना, आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो जो कुछ आप मैनिफेस्ट करते हैं वो बेसिकली आपके ख्वाब ही होते हैं, जिनको आप चाहते हैं आप अपनी असली ज़िंदगी में उसको पूरा होता हुआ देखें। लेकिन ख्वाब जो है ना, जहाँ तक कि अगर हम सिर्फ मतलब इन बातों से हट के अगर बेसिक ख्वाब की बात करें तो ख्वाब तीन चार तरह के होते हैं। एक इल्हामी ख्वाब होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको हिदायत दी जाती है। एक ज़ाहिर है शैतान भी अपनी कोशिश करता है कि आपको किसी तरह वो भटका दे, तो वो शैतान की तरफ से भी ख्वाब होते हैं। कुछ परेशान ख्वाब होते हैं कि जो आप कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोच रहे हैं वही कुछ आपके जो है ना ख्वाब में आ जाता है। और कुछ ऐसे होता है आपकी विशफुल थिंकिंग जो है ना, वो आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो ख्वाब बनकर आते हैं। तो ख्वाब बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन हाँ, बुरे ख्वाब अगर आपको आएँ उस पर आप वो बिल्कुल किसी से डिस्कस ना करें। अच्छे ख्वाब भी बल्कि कहते हैं, हज़रत यूसुफ की अगर आपने वो स्टोरी सुनी हो, अच्छे ख्वाब भी छुपाने चाहिए सिवाय उनके जिनको आप अपना मुखलिस समझते हैं, जैसे वालिदैन। बिल्कुल, ख्वाब जो है ना, ख्वाब के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई। मेरे साथ तो बड़ा एक डिफरेंट मामला है। हर इंसान के दिल में ना एक नई ख्वाहिश ज़रूर होती है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं सबके लिए सबको खुश रख दूँ। मतलब अच्छी अच्छी ख्वाहिशात होती हैं। कभी वो बचपन की एक हल्की सी ख्वाहिश होती है, तो कभी जवानी की मंजिल की जानिब बढ़ने का अज़्म होता है। ख्वाब सिर्फ तख़य्युल नहीं होते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ आपके दिमाग का जो है वो फतूरी हो सकता है, बल्कि हमारी रूह की वो आवाज़ होते हैं जो हमें बताते हैं कि कुछ नया कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक मायने दे सकते हैं। बिल्कुल, ख्वाब ज़रूर आप देखिए और वो मीनिंगफुल भी हो सकते हैं। तो लेकिन ख्वाब देखना काफ़ी नहीं होता ना। अक्सर ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें मेहनत, सब्र और मुस्तकिल कोशिश के साथ पकड़ना पड़ता है उन ख्वाब को। ये वो सफ़र है जिसमें हर छोटा कदम, नाकामी, हर चैलेंज हमें मजबूत करता है। जो लोग सिर्फ ख्वाब देखकर बैठ जाते हैं वो लम्हे भर की खुशी तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो अपने ख्वाबों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में वो कामयाबी ज़रूर हासिल करते हैं जो बिलाशुबा उनके ख्वाबों के एन मुताबिक होती है। ये तो बहुत अच्छी बात कर दी आपने, क्योंकि आधा मैसेज जा रहा था कि सिर्फ ख्वाब देखें, मतलब सोते हुए और आप ख्वाब देख रहे हैं और फिर आप उठते हैं और फिर उसके बाद वही ज़िंदगी है, उसी तरह किसी बड़ी लाइफ गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं है। ज़िंदगी के अंदर जब भी बड़ी कामयाबियाँ होती हैं ना, तो वो महज इत्तेफाक और किस्मत का नतीजा नहीं होती हैं, बल्कि ये उन लोगों का कारनामा होती हैं। कनेक्ट करें ना अगर हम अपनी चीज़ को, तो वो मेहनत करते हैं, ख्वाब देखने के साथ साथ उसे हकीकत में बदलने का हौसला रखते हैं।
ख्वाब और हकीकत के दरमियान का फ़र्क सिर्फ एक पल का होता है, या इस पल को आप पुल भी कह लें, एक पुल का भी हो सकता है और एक पल का भी हो सकता है। जैसे डिफरेंस के बस एक ब्रिज है और एक ही लम्हा है। उस लम्हे के अंदर जब आप जागते हैं ना और आपने कोई प्यारा सा ख्वाब देखा कि आज तो मैं अंबानी के साथ खड़ा हुआ जो है फोटो सेशन कर रहा था और अंबानी मेरे साथ पिक्चर ले रहा था, या फिर बिल गेट्स मेरे साथ ले रहा था, या फिर मार्क ज़करबर्ग। अंबानी और बिल गेट्स की तो बात छोड़े, आप ये बताएं कि आपका कौन सा ख्वाब पूरा हुआ जिंदगी में? मेरी जिंदगी में बहुत सारे ख्वाब पूरे हुए। जब मैं छोटा होता था तो मुझे जो है वो कभी टॉफी मिलने का ख्वाब आता था, लेकिन ये भी तो आपका ख्वाब होगा ना कभी कि आप यहाँ पर बैठ के मॉर्निंग शो कर रहे हो। ये भी एक ख्वाब था। यस, यू आर एक्सट्रीमली राइट। बिल्कुल 2011 के अंदर आई जस्ट ड्रीम्ड विद माय ओपन आईज। बस की छत पर बैठकर एक लड़का अपने कॉलेज जाया करता था, आदम जी कॉलेज, और आदम जी कॉलेज को जो है वो अगर आप मलीर से उठाएं आदम जी कॉलेज तक तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। उस बस की छत पर इसलिए बैठते थे कि किराया बच जाया करता था। जो कंडक्टर होता था अक्सर जो है किराया नहीं लेता, लेकिन ये बहुत रिस्की चीज है। इसको मैं कभी नहीं कहूंगा कि ऊपर बैठा करें, लेकिन हमारे पास जगह नहीं होती थी। वो ख्वाब देखा करता था मैं कि भाई मॉर्निंग शो जो है ना वो करने का एक दिन इत्तेफाक होगा और करूंगा। और आफ्टर 10 इयर्स आपने देखा कि आज यहाँ पर आपके साथ बैठे, तो ये भी ख्वाब पूरा हो गया। और ये सब बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि डायरेक्ट हम यहाँ पर आके नहीं बैठे। हमने भी स्ट्रगल्स किए हैं, बसों में के धक्के हमने भी खाए हैं, हमने भी मुश्किल वक्त फेस किया, हमने भी बहुत दफ़ा बहुत टाइम तक की सैलरी की शक्ल नहीं देखी, लेकिन फिर भी हम डटे रहे हैं अपनी सीटों पर। तो कहने का मकसद ये है कि जो कुछ आपने कभी मैनिफेस्ट किया होता है वो ज़िंदगी में कभी ना कभी पूरा ज़रूर होता है। और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए सिर्फ ये कि सिर्फ ख्वाब ही देखना काफ़ी नहीं होता, आपकी स्ट्रगल्स भी होती हैं भाई, आपकी मेहनत भी होती है उसमें, और फिर आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। बिल्कुल। आप ज़रा आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बात बता दो, ख्वाब देखना जो है ना वो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छे और मज़बूत ख्वाबों को पाने के लिए मेहनत करना ये वो अमल है जिसकी वजह से कामयाबी की मंजिल आपको अपनी तरफ मंजिल खींच रही होती है। आप मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रहे होते, बल्कि मंजिल आपको खींच रही होती है अपनी तरफ कि आ जाओ मेरी तरफ, क्योंकि तुम कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हो। ये करें जरूर और आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी खबरें हैं और आज बंदे की बड़ा एनर्जेटिक बनो। हाँ, एनर्जी का राज एक और मैं बता दूं, सुबह सवेरे अगर घर से नाश्ता करके निकलेंगे ना, अच्छा। तो फिर आप यूं नहीं हो रहे हाँ नाजरीन कैसे हैं आप ऐसे होंगे बिल्कुल चहकते हुए ना, आंखों के अंदर एक चमक होगी। तो चलते हैं मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। प्रोड्यूसर साहब आ चुके हैं और एक जबरदस्त खबर शेयर कर देते हैं जो दहशतगर्दों के मुंह पे जो है ना वो कालक मलने वाला है, उनको सीधा जहन्नम का वीजा देकर जहन्नम भेजने वाला कराची खबर है। बहुत बड़ी दहशतगर्दी से बच गया और इसका क्रेडिट जाता है सीटीडी को। शहर कायद के इलाका शाह लतीफ टाउन है जहां सीटीडी ने फायरिंग के तबादले के बाद 4 दहशतगर्दों को हलाक किया है और सीटीडी ने गिरफ्तार दहशतगर्दों की निष्किया उनको चांसलर क्रिस्टियन स्टोकर ने वजीर आजम का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। मुज़ाकरात पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल जितने भी टर्म्स को उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए बात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, आईटी है, तालीम, सेहत, सयाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर फैसला किया और ज़ाहिर बहुत सारी MOUs पर भी दस्तखत हुए। बिल्कुल काबिल तजदीद तवानाई हो, टेक्सटाइल हो, सर्जिकल आलात हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं और IT के शोबों के अंदर जो कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन है ना उसको बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुलाकात के अंदर आलमी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि यूनाइटेड नेशन के मौसर किरदार की हिमायत का याद भी किया। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रिया के जो सरमायाकार हैं उनको अप्रैल के अंदर इस्लामाबाद में होने वाले यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम में शिरकत की दावत दी है भाई, जबकि चांसलर को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी है। ये अच्छी बात है कि देखें कितने सारे ममालिक हो गए हमारे पास ऑन द लिस्ट और बैक टू बैक हम रोज़ाना किसी नए वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा से नए ममालिक से इश्तराक कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो ये अच्छी ख़बर है। और नेक्स्ट टॉप स्टोरी की जानिब चलते हैं और आपको बताते चलें कि वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने PTI से डील की खबरों की तरदीद कर दी है। अताउल्लाह तारड़ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि ना कोई डील है ना ढील है। ठीक है, ये सारी बातें जो है ना कयास आराई हैं। बानी PTI की आँख की तकलीफ़ को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई है और हमारी जिम्मेदारी थी कि हेल्थ केयर फराहम की जाए, जो कि कर दी गई है। अब बानी PTI की सेहत बेहतर है, जो इशू था वो हल हो गया। उन्होंने कहा कि बानी PTI की सेहत के मसाइल को तिब्बी माहिरीन ने भी देखा और इस हवाले से उनकी पार्टी के रहनुमाओं को भी ब्रीफ कर दिया गया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अपोजिशन को वाज़ेह कर दिया कि बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। Exactly. और कल रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट के अंदर मुतमईन बख्श बताया गया है आँख की कंडीशन को। ऐसा कुछ नहीं है कि 85% बीनाई जा चुकी है। और मुझे याद है कुछ लोग हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है आपका अपना राइट है, आप क्रिटिसाइज करें। ऐसा ही कुछ माजी में नवाज शरीफ साहब जब अंदर थे तो उनके प्लेटलेट्स का मामला था, प्लेटलेट्स गिर रहे थे, उस पर भी बड़े मजाक हो रहे थे। और फिर जो मरीम नवाज की वालिदा हैं उनके इंतकाल के ऊपर भी बड़ा मजाक, बड़ी बदमज़गी हुई। ये मरीम नवाज की स्पीच सुनी कल, वो एक यूनिवर्सिटी में स्पीच कर रही थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे बातें उसमें वीडियोस रखी हैं। हाँ, वीडियोस चला। तो ये चीज़ उस वक्त हमें ये इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता था, हम समझते थे हाँ यही कल्प्रिट है। लेकिन जब वक्त पलटता है ना और जब वही चीज़ आपके ऊपर आती है तो वो फिर आप नहीं सहार सकते, क्योंकि अल्लाह ताला का तो ये निज़ाम है, ये जो भी मकफ़ात अमल से गुजरना होता है उसमें सब खरा खोटा वाज़ेह हो यही कुछ होता रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो यही वो टोला है, यही वो सियासी जमात है जो दूसरों की बीमारियों के ऊपर कमेंट करती रही है। कभी कभार ऐसे कमेंट भी होते थे कि ये सब नहीं होना चाहिए, मरियम मेरा इतना जिक्र क्यों करती है अपनी स्पीचेस में, मरियम अपने शौहर पर क्यों नहीं तवज्जो देती है। इस तरह की हरकतें भी बहुत क्रिटिसाइज हुए खान साहब उस दौर के अंदर। फिर नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मामला था, उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ। फिर अभी कोई शख्स है उसने एक ट्वीट किया है और बड़ा अजीब और गरीब घटिया किस्म का ट्वीट किया है कि आसिफ अली जरदारी साहब फलां डेट से फलां डेट तक जेल के अंदर थे, तो आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा उसी दौरान पैदा हुई हैं। कैसे पैदा हो गई जब वो जेल में थे? उसके ऊपर बख्तावर जो आसिफा बख्तावर भुट्टो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाई हमने जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो कोर्ट की प्रेमिसेस से मुलाकातें होती थी मेरी वालिदा और वालिद की। उसके बाद इतना बैकलैश आया, इतना उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि सारी जो कौमी यूथ है वो उसके ऊपर कूद गई। और बड़ा, क्योंकि उन्होंने इमरान खान का जिक्र कर दिया था कि किसी की बच्चों को लेके जो है वो डिवोर्स थोड़ी करवाया था खातून को और फिर उससे शादी की, फिर उसके बाद क्या वो एक अजीब ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये कंट्रोवर्सी शुरू करने वाला शख्स बनता है। आप कंट्रोवर्सी में तो पड़ गए कि आपने बख्तावर को भी 4 सुना दी, आपने मरीम नवाज को भी सुना दी, मरीम नवाज वालों ने जो है वो पीटीआई वालों को 10 सुना दी। आप ये देखें बिगर कॉज की तरफ कि आप करने क्या जा रहे हैं। आप उस शख्स को पकड़े जिसने सबसे पहला ट्वीट किया, इतना घटिया, इतना गलाजत से भरा, इतना बदबूदार वो ट्वीट कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये ट्वीट करने वाला है कि आप आसिफ अली जरदारी का नाम लेके लिख रहे हैं कि वो जेल में थे यहाँ इस डेट से इस डेट तक, और इस डेट के दौरान ही जो है वो आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा पैदा हो गई। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर थे क्या? आप कौन थे? नहीं, ये वो लोग हैं जिनको अपनी असल छोड़ मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, फिर बोलेंगे हम यहाँ बैठ के करते हैं, लेकिन अपना शजरा खंगाले पलटता है, वक्त एक सा नहीं रहता। जो आपको मौका मिल रहा है ना वो कल किसी और को भी मौका मिल सकता है। इसलिए आप जो है अल्फाज का चुनाव वो करें कि जो आप खुद सह सकें। कहते हैं ना कि उतना ही करो जितना सह सकते हो। एक चीज और अब आप देखें खान साहब की आंख का मामला है, 85% आंख खराब हो गई, फिर रिपोर्ट आ गई है कि वो आंख सही है। इस पर जो है वो इतनी सियासत हो रही है। आप ये देखें कि कल को जो लोग प्लेटलेट्स के ऊपर यहाँ पर वेट कर रहे थे, लंदन नहीं जा पा रहे थे, आज आप देखें कि आंख का मसला है। और इसी तरह एक और सदर हुआ मुल्क के जो वजीर आजम हुआ करते थे, उनके भी साथ आंख का मसला था। इस तरह ये रीत ना चलती चली आ रही है। आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि आज आप जिसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं कल को वो फिर आपके लिए गड्ढा खोदेगा। आप एक नहीं नजर आ रहे हैं। इस टाइम के इंतकामी सियासत वंस एंड फॉर ऑल अब खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा, अब एक और जो नेक्स्ट टॉप स्टोरी शामिल करने जा रहे हैं, ये भी बड़ी आग लगा चुकी है। ये भी आप देखिए कि एक वक्त था जब मोहसिन नकवी के बारे में क्या कुछ कहा जाता था और आज वही उनके लिए काम आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोशिशें की है ना किसी ने तो वो मोहसिन नकवी हैं। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने मसले को हल करने के लिए भरपूर कोशिशें की हैं और वो वाहिद शख्स हैं जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर सकते हैं। और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल से भी बात की है। याद रहे कि बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के मामले पर अपोजिशन इत्तेहाद का धरना 5वें रोज़ में दाखिल हो गया है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी पीटीआई रहनुमा धरना जारी रखेंगे। अब ये देखें ना, आपके मोहसिन नकवी साहब का जो किरदार है ना वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है इस पाकिस्तानी सियासत के अंदर। वो पाकिस्तानी सियासत के जेम्स बॉन्ड हैं। अब आप ये देखें कि जब
केयर टेकर सीएम थे, तब एमक्यूएम को और नून लीग को मिलवाने वाले मोहसिन नकवी साहब, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को बिठाकर मुलाकातें करवाने वाले मोहसिन नकवी साहब, फिर मोहसिन नकवी फजलुर रहमान का रोल खत्म हो गया है मौलाना। मतलब रोल चेंज होते हैं इस मुल्क के अंदर, किरदार चेंज होते हैं, काम सेम रहता है। अब आप देखें ये मिलकर जो पीडीएम बैठी हुई है इस वक्त, तीनों जमातें, ये मोहसिन नकवी के घरों पर बैठकर, उनकी रिहाइशगाहों पर बैठकर, उनकी जगहों पर बैठकर ये सारी चीजें हुई है, तो इसमें कोई शक नहीं है। आप ना सिर्फ सियासत बल्कि स्पोर्ट्स में भी वो कितनी जबरदस्त डिप्लोमेसी से काम ले रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो बात सामने आई है ना कि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उनकी रिहाई के लिए जितनी कोशिशें मोहसिन नकवी साहब ने की है वो इस पैराए में की होंगी, कहा होगा देखो मैं बिठाकर मुज़ाकरात करवा देता हूँ, तुम लोग अगर अपनी अना को और यहाँ से जो अपनी एक फतूर है इन दोनों चीज़ों को हटा दिया जाए तो ये मिलकर बैठ सकते हैं, लेकिन बात नहीं बनी होगी तो इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। मोहसिन नकवी साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है, ही कैन डू दैट। अच्छा, अब हम बात करेंगे तहरीके इंसाफ के जो बानी हैं उनकी आँख की बिनाई कितने % बहाल हुई और क्या उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट अपडेट है। तो बानी तहरीके इंसाफ की दाएं आँख की जो बिनाई है वो बेहतर होकर 6/9 पार्शल हो गई है। ठीक है, यानी कि जो कुछ कहा जा रहा था बिल्कुल कितनी % रह गई, 85% खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। बानी की आंखों के मुआयने से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई की मुआयना जो है वो 15 फरवरी को किया गया, जिसमें प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल माहिर चश्मे इमराज जो होते हैं उनके मेडिकल बोर्ड ने मुआयना किया और रिपोर्ट में कहा गया कि बानी की जो राइट आंख है उसकी बिनाई ऐनक के बगैर 6/24 पार्शल रिकॉर्ड हुई है, जबकि बाएं आंख की बिनाई 6/9 रिकॉर्ड की गई है। यानी ऐनक के साथ दाएं आंख की बिनाई बेहतर होकर 6/9 पार्शल हो गई, जबकि बाएं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 है। माशाअल्लाह, मतलब सही नजर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब इस पर भी दो राय कायम हो सकती है कि भाई इस मुल्क में तो कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट बनाई जा सकती है। एक ये कहेंगे कि भाई, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि आप इस बात को यकीनी तौर पर ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर नहीं चाहती ना हुकूमत तो ये खबर भी लीक नहीं होती कि जो बानी पीटीआई है ना उनकी आँख जो है वो ख़राब हो रही है। अगर ये खबर लीक हुई है और ये बात सामने आई है तो इसको दूसरे पैराए से भी सोचें, क्योंकि एक खबर तो ये भी आ रही है, ज़राए ये बता रहे हैं। अब ज़राए तो कहीं से भी आ जाते हैं ना, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती, लेकिन कान में आवाज़ आई है कि तुर्किया जाने की तैयारियां हो रही हैं और सेहत का जो आपकी बीमारी का जो इलाज है वो तुर्की के डॉक्टर्स करेंगे। तो इसमें भी देखेंगे कितनी सदाकत है, लेकिन ये खबर निकल चुकी है। जब तक कि हम आपको ये न्यूज़ पढ़ के ना सुना दे उस वक्त तक क़यास सराइयाँ ही कहेंगे इनको। लेकिन ये कि अगर इस तरह की कोई बात है तो ये सोशल मीडिया पे हर जगह पता नहीं कोई ना कोई एक बंदा सोकर उठता होता मुझे ख्वाब आया है और फलां शख्स जो है वो ख्वाब की ताबीर करने के लिए स्टेटस लगा देता। अच्छा, आप लोगों को ये भी बताते चलें कि रिपोर्ट में जो बताया गया है ना कि क्यों आँख ख़राब हो रही थी, उसकी वजह भी आपके सामने लाते हैं। जो दाएं आँख के मुआयने पर पर्दा बसारत पर सोजिश थी उसके असरात पाए गए हैं। दाएं आँख की सूजन में कमी आई है। ये सब ज़ाहिर इन्फ्लेमेशन या सूजन की वजह से हो रहा था। माहिरीन ने NT-VEGF इलाज की तकमील के बाद OCT एंजियोग्राफी और FFA टेस्ट करवाने का मशवरा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि मेडिकल बोर्ड के चेकअप के बाद अपोजिशन के 2 रहनुमा अल्लामा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर ने रात 9 बजे तक पिम्स अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टर आसिम और खुरम मिर्जा को भी दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी के अंदर बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक ब्रीफ किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं और एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमने कवर किए थे, बांग्लादेश के इलेक्शंस, और बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हो चुके हैं। BNP इज ऑन टॉप, जमात इस्लामी इज ऑन सेकंड। बांग्लादेश की अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अबूरी हुकूमत सबकदोश हो रही है। आम इंतखाबात में वोटर्स, सियासी जमातों ने मिसाल कायम कर दी। उन्होंने ऐलान किया, कौम से खिताब किया कि जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि हुकूमत अब सबकदोश हो रही है और नई मुंतखब हुकूमत के आने का रास्ता हमवार हो चुका है। यही प्रोसेस होता है बेसिकली हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर का, कि आप नया आता है तो आपने रास्ता छोड़ना होता है और बहुत सुकून से ये सब प्रोसेस अमल में आता है। तो उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बांग्लादेश में जमहूरी अमल, आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक जारी रखा जाएगा। उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की शानदार कामयाबी की तारीफ की और पार्टी के सरबराह तारिक रहमान को मुबारकबाद दी। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि इंतखाबात में वोटर्स, सियासी जमातों ने एक मिसाल कायम की है जिससे मुस्तकबिल में जमहूरी तरीक़ाकार मजबूत होगा। आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उस खबर के ऊपर जो है वो बड़ी इंटरनेशनली बातें हो रही हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक
अमेरिका ने ईरान पर यौमिया 800 फ़ज़ाई हमले करने की सलाहियत हासिल कर ली है एंड इट इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि जो किसी भी मुमकिना ईरानी रद्द अमल के असर को ज़ाइल करने के लिए काफ़ी समझी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में अमरीकी जंगी साजो सामान और फौजी मौजूदगी में इजाफा भी देखा गया है, जिससे खित्ते के अंदर कशीदगी में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। चलिए, ये तो कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका बहुत ज़्यादा हमले करेगा ईरान पर और ईरान जाहिर है उसको उसी तरह रेसिप्रोकेट करेगा, उसी तरह रिटेलिएट करेगा, तो फिर बहुत बड़ी जंग का ख़तरा पैदा हो जाएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन जो है वो ईरान के मज़ीद करीब पहुंच गया और अब अमरीकी बहरी बेड़ा ईरानी साहिल से 700 किलोमीटर की बजाय सिर्फ 240 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा जंग के बादल और गहरे होते जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी बहरी और फ़िज़ाई ताकत में इस इजाफे का मकसद खित्ते में अपनी अस्करी बरतरी को मजबूत बनाना और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी कार्रवाई करना है। ये जो अस्करी बरतरी को मजबूत बनाने वाली बात है, ये सब पावर का गेम है। तो बहरहाल मैं तो समझती हूँ खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, बजाय इसके कि एक जो है ना मुल्क अपनी पावर दिखाने के लिए किसी भी जारियत पर उतरा है। बिल्कुल, और ये इंटरनेशनली जो है ना वो बड़ा एक गर्मा गर्मी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसको काउंटर करने के लिए ईरान भी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो काउंटर करता दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि ईरान बिल्कुल दबकर चुप होकर खामोश होकर बैठ गया है। आगे बढ़ेंगे और कुछ मौसम की सूरत हाल पर आपको बताते हैं। मौसम इज़ ऑलवेज ऑसम और हमारे साथ महकमा मौसमियात की मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर मौजूद हैं। जी बताइए। मैं पूरा महीना 2 महीना हो गया इस खबर को पढ़ते हुए कि मौसम सर्द और खुश्क है। शुक्र है, अब 1 महीना और रुक जाए रमजान के महीने में। अच्छा, अब बाकी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में बारिश का इम्कान है, जो कि मोस्ट डेफिनेटली वो उन जगहों पे होती ही है बारिश। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई है, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा अगर नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ाहिर बरसात की वजह से ज़ेरियाब आ जाएंगे। बहरहाल मौसम बड़ा खुशगवार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान मौजूद है, जबकि जो लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर धुंध है। मतलब अभी भी वहाँ पर देखिए कैसा मौसम होगा कि धुंध पड़ रही है अभी तक, वहाँ पर इतनी सर्दी होगी, तो शहरी जो हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। बिल्कुल, और ज़रा आगे बढ़ते हैं, कुछ लाइफस्टाइल अपडेट्स और एक सेगमेंट को भी हम कर लेते हैं। इस बार आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपको फ़ायदा देगी। मुंह और दांत की सेहत के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ आदात जैसे पान, छालिया, गुटखा, मेनपुरी, तंबाकू और पान मसाले का इस्तेमाल न सिर्फ मुंह के कैंसर के इम्कान बढ़ाता है, बल्कि दांतों और मसूड़ों और की दीगर बीमारियों का भी कराची में बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि कराची में गुटखे वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। बहरहाल पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत में इन अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ मुँह के कैंसर की शरह दुनिया के दीगर हिस्सों के मुकाबले में ज़्यादा है। पान, छालिया और गुटखा के मुस्तकिल इस्तेमाल से जरा वो एक वीडियो अगर है तो वो वीडियो भी दिखाएं। कौन सी वीडियो? एक वीडियो है हमारे प्रोड्यूसर साहब के पास। अच्छा, अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब वज़ीर सेहत हैं। अच्छा। तो उन्होंने ना अपनी एक प्रेस मीडिया ब्रीफिंग हो रही थी, तो उस पर उन्होंने एक बात की कि आप लोग गुटखा क्यों खाते हैं, मैनपुरी क्यों खाते हैं। और फारूक सत्तार की अगर बात करें तो उन्होंने भी कैमरामैन की तरफ कैमरा घुमा के वीडियो दिखाई कि ज़्यादातर ना माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये जो बरकाती खाने हैं ना ये इनको खा रहे थे और फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर की जो सर्विस है ना उसको अवेल कर रहे थे। तो बड़ा क्रिटिसाइज किया मुस्तफ़ा कमाल। अच्छा, मुझे अच्छा लगा। सियासी इख्तलाफात एक तरफ, दूसरी चीज़ एक तरफ, बीइंग हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने इस बात को खुले लफ्ज़ों से कहा और ख़ास तौर पे कराची आइश को बाकायदा तौर पर कहा कि तुम लोग क्यों खाते हो। नॉट इवन लोगों को कहा, बल्कि ख़ास तौर पे कहा मेरे अपने कारकुनान, जिसके मुंह में देखो गुटखा भरा हुआ है, जिसके मुंह में देखो मेनपुरी भरी हुई है, जिसके मुंह में देखो मावा भरा हुआ है। मुझे समझ नहीं आता जब ये लोग मुस्तकिल गुटखा खाते रहेंगे तो टूथब्रश कब करते होंगे, क्योंकि उनके दांत तो मैंने हमेशा ऑरेंज ब्राउन देखे हैं, बल्कि तो ये मुस्तकिल इस्तेमाल से इसके दांतों में कैविटीज भी लगती हैं। गुटखे के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो खुद ब खुद आपके दांतों को ब्रश करते हैं, बल्कि इतना ब्रश करते हैं कि आपके दांतों में कैविटी लगा देते हैं। इतना ब्रश करते हैं आपके दांतों को कि आपके दांतों की जो सेंसिटिविटी होती है वो खत्म कर देते हैं। इतना जबरदस्त काम करते हैं। हमारे पास एक डॉक्टर रहते हैं, उन्होंने कहा जो फर्स्ट लेयर होती है एनामल वो खत्म हो जाती है उससे। फर्स्ट लेयर तो छोड़े, दांत कमजोर होकर हिलना शुरू हो जाता है। हाँ, लगाएं भाई लगाएं, वो वीडियो लगाएं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जरा ये फारूक सत्तार की वीडियो देखें।
यार तुम लोगों को भी कहता हूं, ये सारे कैमरामैन सब गुटके खा रहे हो मुस्तफा कमाल सबके साहब सब की। सारे मोस्ट ऑफ द टाइम सबके मुंह में जो है वो यार अजीब अजीब वबा फैली हुई है। ये भाई सबको मैं कहता हूं, मैं जैसे छोटे भाइयों से बात करते हैं, यार कैंसर है यार भाई, रोजाना केसेस आ रहे हैं मेरे पास, नहीं खाओ यार, ये नहीं खाओ, पान खा लो भाई, पान खा लो, पान में नहीं है इतना ज्यादा मुज़र सेहत, लेकिन ये पता नहीं, तो जहर है टोटल। जी, ये मुस्तफा कमाल साहब ने देख लिया कैसा डाटा है अपनी कौम के बच्चों को। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कहा पान खा लो यार, पहले भी हम पान खाया करते थे, उसमें मुलेठी वाला पान होता था, लेकिन ये जो गुटखा है जिस तरह बनाया जा रहा है, मावा जिस तरह बनाया जा रहा है, यकीन करें। और आपने अगर बनते हुए उसको देखा, उस जगह को या उन इंग्रेडिएंट्स को, तो खुद आप नहीं जाएंगे उस चीज़ को। लेकिन मेरे ख्याल में ये एडिक्शन होती है, यू कांट हेल्प इट कुछ, क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी ने गुटखा। ये अल्लाह का शुक्र है, ये मैं बड़े इस बात का शुक्र अदा करता हूं, मेरी टीम के अंदर कोई शख्स ये गुटखा मावा और मैनपुरी नहीं खाता, कोई शख्स। और यकीन करें दूर तक जो है ना, वो करीब भी नहीं भटकते, और कहीं देख लेते हैं तो दूर हट जाता है, बोलता है कि नहीं हमें ये चीजें नहीं खानी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। मैं सोचती हूँ कि इन लोगों के मुंह में जब छाला होता होगा वो पता ही नहीं चलता, छाला भी शर्मा जाता है मैं कहाँ हो गया, किस मुंह में, कैसे बर्दाश्त करते छाला कहता है मैं किस मुंह में हो गया हूँ। अच्छा, छालिया और जो मैनपुरी होती है उसके इस्तेमाल में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस भी पैदा हो सकती है इससे। इसमें मुंह के अंदर गालों के पट्टे सख्त हो जाते हैं और मुंह पूरी तरह खुलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, आपने देखा ना, जो खा रहे होते हैं वो मुंह पूरा नहीं खोल के बात करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक करेंगे मॉर्निंग शो ना, इसी तरह उस गेटअप के अंदर करेंगे, आपको पता चलेगा। और ये जो एकदम मुंह भर जाता है और कोई बात करने से पहले एक फिचकारी मार के आनी होती है, ये ना किया करें। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। और तारीख के हर सफ़े पर ऐसे शहर छुपे हैं जो अपने किस्से और कहानियाँ सुनाते और गुनगुनाते हैं, मगर कुछ शहर ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन, पानी और इंसान की मेहनत से बनाए जाते हैं। अच्छा, कौन से शहर हैं वो? ऐसे एक शहर है जेहलम, जो कि दरियाए जेहलम के नाम पर उसका नाम रखा गया है। क्यों, क्या, कब, कैसे? वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री। तारीख के हर सफ़े पर ऐसे शहर छुपे हैं जो अपने किस्से और कहानियां सुनाते हैं, मगर कुछ शहर ऐसे भी हैं जो जमीन, पानी और इंसान की मेहनत से मुनफरिद पहचान रखते हैं। पंजाब के दिल में वाक़ जेहलम ऐसा शहर है जिसने सदियों से अपनी अहमियत और जाज़बियत बरकरार रखी। दरियाए जेहलम के किनारे और कदीम जीटी रोड के संगम पर बसा ये शहर न सिर्फ कुदरती खूबसूरती बल्कि तारीखी यादगारों, फौजी तरबियत और कदीम तमद्दुन का मरकज भी रहा है। यहाँ की हर गली, हर पुल, हर किला और हर सिराए अपनी कहानी सुनाती है, और हर जाविया हमें याद दिलाता है कि ये शहर वक्त की धार में हमेशा जिंदा रहा है। जेहलम दरियाए जेहलम के किनारे और जीटी रोड के संगम पर वाक़ है, जो इसे जोग्राफियाई तौर पर भी अहम बनाता है। नाम जेहलम के बारे में मौरखीन की दो मशहूर आरा हैं। एक के मुताबिक ये लफ्ज जेहलम से आया है, जहाँ जल, पानी और हम मीठे पानी के लिए इस्तेमाल होता है। एक और रिवायत के मुताबिक यूनानियों ने इस जगह का नाम एक छोटे नेजे के लिए रखा, क्योंकि कदीम दौर में ये इलाका राजा पूरस और यूनानी फौजों के दरमियान लड़ाई का मरकज रहा। ये शहर तकरीबन 2500 साल कबल आबाद हुआ और मुगलिया दौर से लेकर बरतानवी दौर तक कई अहम वाकयात का गवाह रहा। यहाँ सिराय आलमगीर जैसी इमारतें मौजूद हैं जो मुगलिया दौर की याद दिलाती हैं, और मिलिट्री कॉलेज जेहलम भी इसी इलाके में कायम है, जिसे बरतानवी दौर में बनाया गया था। जेहलम में तारीखी मुकामात भी खास अहमियत रखते हैं, जैसे किला रोहतास, टला जोगियां, सॉल्ट रेंज और मंगलाबंद। 1873 में दरियाए जेहलम पर तामीर होने वाला तारीखी रेलवे पुल आज भी अपनी अहमियत रखता है। शहर में गिरजाघर और दीगर तारीखी इमारत भी मौजूद हैं, जो बरतानवी दौर की याद दिलाती हैं। जेहलम की सकाफत में फौजी मुलाजमत को खास अहमियत हासिल है। यहाँ की फौजी तारीख भी बहुत अहम है। सियासत के लिए जेहलम के गर्दोनवाह के गाँव जैसे बदलोट, विटालियाँ, अली असगराबाद, टला जोगियां और दारापुर काफी मशहूर है। मलोट फायरिंग रेंज भी इसी शहर के करीब वाक़ है। तारीखी और जोग्राफियाई अहमियत के साथ जेहलम आज भी पंजाब के अहम शहरों में शुमार होता है और अपनी सकाफत, तालीम और अस्करी अहमियत के सबब नुमाया मुकाम रखता है।